जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे कि सरकार की एक महत्वाकांक्षा योजना थी महतारी वंदन योजना। ये घोषणा था पहले, है ना। जब बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ रही थी तो पहले घोषणा किया था कि यदि हमारी सरकार बनकर आती है तो हम महतारी वंदन योजना लाएंगे, जिसके अंतर्गत महिलाओं को एक फिक्स अमाउंट माहवार दिया जाएगा। ठीक है, तो यह वीडियो हमारे दो प्रकार के लोगों के लिए लाभदायक है। पहला, वो जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। दूसरा, जिन महिलाओं को पैसा मिलना है उनके लिए ज्यादा उपयोगी होगा। आवेदन कैसे करें, कौन पात्र होगा, अपात्र होगा, क्या होगा, आप देखते जाइएगा। साथ में जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको और ज्यादा डीप में पता चलना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि महतारी वंदन योजना हमारे छत्तीसगढ़ की योजना है। ऐसा भी प्रश्न बनता है कि महतारी वंदन योजना किस राज्य की योजना है, या फिर इस राज्य की योजना जो नया योजना है उसका नाम बताइए। दूसरी बात, ऐसा बन सकता है कि ये किससे संबंधित है, तो ये महिलाओं से संबंधित है। ठीक है, ठीक है। और अन्य प्रश्न बन सकता है कि ये कौन सी विभाग द्वारा क्रियान्वित है या किससे संबंध है, तो ये महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है। अब आगे चलते हैं। महतारी वंदन योजना प्रस्तावना। सबसे पहले, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना लागू किया गया है। यदि आपको पीएससी में अगर प्रश्न देखने को मिलेगा तब इस प्रकार के कूट प्रश्न आप देखने को मिल सकता है। इसका उद्देश्य याद रखिएगा क्या है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया है। इस योजना का से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका लागू होने की तिथि पूछा जाएगा, है ना। घोषणा नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये घोषणा सरकार ने नहीं किया था, ये घोषणा एक पार्टी ने किया था, इसलिए इसका जो घोषणा वाला डेट आपको पूछने की संभावना न के बराबर है। ठीक है, यदि सरकार में रहते हुए कोई पार्टी या फिर सरकार इसको घोषणा करके बाद में लागू करती तब घोषणा से प्रश्न आता, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव की पहले की बात है जब अपनी पार्टियों से जो भी वादे किया करने थे पार्टियों को, ठीक है, तो उस समय इसको वादा किया गया था, तो वहां से डेट का प्रश्न नहीं आएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। फिर आगे प्रश्न पूछना है या फिर आएगा तो यही डेट बोलेगा कि यह योजना कब लागू होगी, तो 1 मार्च 2024 को। योजना का क्रियान्वयन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। ठीक है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कुछ जिले में होगा या फिर अंशतः गांव या फिर नगरीय निकाय, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे राज्य के लिए होगा। ठीक है, योजना अंतर्गत पात्रता किनको होगी, तो विवाहित महिला होगी जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसमें विवाहित महिलाओं को ही लाभ दिया जा रहा है। अब विवाहित महिलाओं के अंतर्गत इसको रखा गया है विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता। ये विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता कहीं ना कहीं वो पहले विवाहित थी, बाद में हो सकता है उनके पति का डेथ हो गया या फिर उन दोनों का तलाक हो गया या फिर उसके पति ने उनको त्याग दिया, अंततः वो विवाहित ही थी। ठीक है, आवेदक का जो उम्र है वो 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आवेदक का जो उम्र है मतलब आवेदिका, अगर इसमें आवेदक ना बोल के अगर आवेदिका बोला जाए महिलाओं के लिए, तो उसकी जो उम्र है 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। अगला कंडीशन, योजना अंतर्गत आप पात्रता बताइए। देखिए पात्रता के लिए क्या क्या है हमारे पास। पहला पॉइंट है कि वो स्थानीय निवासी हो, 21 वर्ष का हो, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता। अब देखिए आप पात्रता क्या हो सकती है, जिसके परिवार में कोई सदस्य आयकर देता हो, मतलब जो आयकर रिटर्न भरता हो, जो इनकम टैक्स भरता हो। अब देखिए 2.5 लाख से ऊपर हमारा इनकम टैक्स लग जाता है। जो व्यक्ति साल में 2.5 लाख कमा रहा है या फिर 2.5 लाख से ऊपर कमा रहा है 5 लाख तक, वो उनको पैसा नहीं दिया जाएगा, अर्थात वो आय करदाता है। उनको लिए यदि उनके घर में कोई महिलाएं हैं, ठीक है, यदि उनके घर में कोई महिलाएं हैं तो उस महिला को पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि हो सकता है उसके परिवार में उसके पति, भाई, दादा जो भी हो, यदि वो संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो यदि उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति आयकर दाता है तब की स्थिति में उनको ये योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी अस्थायी संविदा पदों पर हैं
और कौन से वर्ग पर? प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी यदि हैं तब भी उस परिवार की महिला को लाभ नहीं मिलेगा। जिसके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान और भूतपूर्व सांसद है, जैसे सांसद और विधायक होते हैं ना, तो उनके भी परिवार की महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। उसके अतिरिक्त जो जिनके परिवार में कोई सदस्य भारत सरकार राज्य का कोई बोर्ड, मंडल, वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है, उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उनके परिवार के महिला को। अगला है सहायता देने वाली राशि के बारे में चर्चा करेंगे कि महिला को कितना रुपया दिया जाएगा। तो पात्र महिला को 1,000 रुपया प्रति माह, डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अर्थात उसके सीधे खाते में ट्रांसफर होगा, है ना। किसी प्रकार की उनको कैश रूप में बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, या ग्राम पंचायत में सरपंच या आंगनबाड़ी, ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग कैश में पैसा देंगे, सीधे उनके खाते में पैसा को हस्तांतरित किया जाएगा सीधे, ठीक है, उसके खाते में सीधे सीधे पैसा को ट्रांसफर किया जाएगा। अगला है सामाजिक सहायता कार्यक्रम में विभिन्न पेंशन योजनाओं से प्राप्त होने वाली महिलाओं को 1,000 से कम प्राप्त राशि होने पर शेष अंतर की राशि का भुगतान। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इसमें समझते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। यदि कोई महिला है जिनको कोई पेंशन मिल रहा होगा, ठीक है, यदि कोई सामाजिक सहायता कार्यक्रम या भी विभिन्न पेंशन योजनाओं के, चाहे वो सामाजिक सहायता कार्यक्रम हो या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत यदि किसी महिला को, जैसे विधवा पेंशन मिलता है ना, जो महिलाएं परित्यक्ता है उनको, या फिर जो महिलाएं एजेड हो गई है उनको पैसा मिलता है, तो इस केस में, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ऐसा है कि यदि मान लेते हैं उसको पहले से 500 रुपया पेंशन मिल रहा है, तो शेष अंतर मतलब टोटल उनको देना है 1,000 रुपये, तो कितना देंगे उसको? 500 रुपया देंगे। यदि किसी महिला को 800 रुपये पेंशन मिल रहा होगा तो उनको 200 रुपया अतिरिक्त मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उसको 1,000 रुपया देना है, ठीक है। यदि 300 रुपया किसी को पेंशन मिल रहा है तो 700 रुपये उनको इस योजना के तहत भुगतान किया जाएगा। इसका कहने का मतलब फिलहाल बिल्कुल यही है और कुछ नहीं है इसमें नया चीज। अगला है आवेदन करने का माध्यम क्या होगा। अब ये देखिए, आवेदन करने का माध्यम होगा योजना के जो ऑनलाइन पोर्टल पर, जैसे www.http देखिए ना, http://www.mahatarimandhan.cgstate.gov.in, यहाँ पर, या फिर आप मोबाइल ऐप के माध्यम से इसको भर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपके, या तो आंगनबाड़ी के पास एक लॉगिन आईडी होगा, आप आंगनबाड़ी जाके भरवाइए। दूसरा, ग्राम पंचायत के सचिव के पास भी एक लॉगिन आईडी है, आप वहां से जाके भरवा सकते हैं। तीसरा है कि बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से भी भरा सकते हैं। आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से भर सकते हैं। देखिए कितने सारे इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर नगरीय क्षेत्र में तो वार्ड प्रभारी की लॉगिन आईडी से कर सकते हैं, ठीक है। यदि जिनके पास मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन है, या फिर जो कर सकते हैं, पढ़ी लिखी है ना, तो वो स्वयं पोर्टल में जाके आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, आंगनबाड़ी केंद्र है, ग्राम पंचायत सचिव है, महिला बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से कर सकते हैं, या फिर अगर नगरीय क्षेत्र में तो वार्ड प्रभारी के आधार से भी कर सकते हैं। ये बहुत सारी फैसिलिटी उसमें दी गई है। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी, तो इसके लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा, ये पूर्णतः निःशुल्क होगा, ठीक है। कोई भी शुल्क इनको नहीं देना होगा, ये पूर्णतः निःशुल्क होगा। आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी परियोजना सहायता जिले में शेष कैंप द्वारा उपलब्ध होगा। इसके जो अगर फॉर्म लेना चाहते हैं तो आपको फॉर्म ग्राम पंचायत में मिलेगा, वार्ड कार्यालय में मिलेगा, आंगनबाड़ी में मिलेगा, ठीक है। इन जगहों में आपको इसका, या फिर कहीं विशेष कैंप लगाया जा रहा है वहां भी आपको इसकी फॉर्म मिल सकता है। प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय तथा जिले में आयोजित विशेष कैंप के द्वारा प्रभारी की लॉगिन आईडी करिए। कुछ नहीं होगा, यदि आप कैंप में जाते हैं, ग्राम पंचायत में जाते हैं, आंगनबाड़ी में जाते हैं, तो आपसे वहां पे लिखित में एक आवेदन लिया जाएगा और उस आवेदन को ऑनलाइन एंट्री करेगा ये संबंधित विभाग, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, ये उसको ऑनलाइन करेंगे। इसके बाद यदि आप कहीं आवेदन दिए तो आपको एक प्रिंटेड पावती दी जाएगी। यह पावती पोर्टल ऐप से SMS द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। पहली बात, यदि आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, है ना, महतारी वंदन के लिए, तो आपको एक पावती दी जाएगी और उस पावती का या तो आपको हार्ड कॉपी आपको SMS करके भी उसकी जो भी नंबर रहा होगा, या फिर नंबर रहेगा रजिस्ट्रेशन, या फिर जो भी होगा उससे रिलेटेड डाटा आपको मैसेज कर दिया जाएगा। आवेदन के साथ आपको कुछ संलग्न करना होगा, वो है आपके स्वयं सत्यापित
पासपोर्ट फोटो साइज, ठीक है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र मतलब छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र चाहिए आपको। साथ में निवास प्रमाण पत्र के लिए राशन कार्ड, मतदाता प्रमाण पत्र भी चाहते हैं, ठीक है। स्थायी प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता इसमें आपको पड़ सकती है, ठीक है। स्थायी प्रमाण पत्र की भी इसमें आवश्यकता पड़ सकती है। और कुछ हम देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या आवश्यकताएं होगी जो जरूरी होगी। ठीक है, तो स्थानीय निवास के लिए आपको निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र में क्या होगा आपका छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र, या फिर राशन कार्ड से भी आपका काम चल जाएगा। मतदाता पहचान पत्र से भी आपका काम चल जाएगा, ऑब्लिक करके दिया मतलब कोई भी एक रहेगा तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है स्वयं या फिर पति का आधार कार्ड। वैसे तो आधार कार्ड लगभग सबके पास रहता है तो सबके पास होगा। स्वयं या फिर पति का पैन कार्ड, पैन कार्ड यदि है तो देखिए ऑप्शनल है, यदि है तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास पैन कार्ड हो, कोई वो भारी अमाउंट आपके खाते में ट्रांसफर नहीं कर रहा है। वैसे एज पर रूल होता है कि अगर 50,000 से ऊपर आप लेन देन करते हो किसी भी बैंक में तो आपको पैन कार्ड दिखाना होता है, क्योंकि ये आपका अमाउंट 1,000 है और अधिकतम महीने का साल का 12,000, तो ये पैन कार्ड यदि है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। विवाह प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत व स्थानीय निकाय द्वारा जारी की गया प्रमाण पत्र, ठीक है। इसके संबंध में आज ही एक नया सर्कुलर जारी हुआ है, ठीक है। इसके संबंध में आज ही एक नया सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है यदि किसी के पास विवाह प्रमाण पत्र के एवज में क्या क्या मान्य किया जा सकता है, इसको मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ कि आज ही एक नया सर्कुलर जारी हुआ है विवाह प्रमाण पत्र के लिए। तो विवाह प्रमाण पत्र के लिए आपका जो राशन कार्ड है, ठीक है, वो फिलहाल मैं इसमें क्लिप में नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन आज ही 4/2/2024, ठीक है, 4/2/2024 के डेट में आज एक नया लेटर आया है शासन का। उसमें लिखा है कि विवाह प्रमाण पत्र यदि है तो, नहीं तो राशन कार्ड या फिर मतदाता मतदाता परिचय पत्र, ठीक है, या फिर आपका निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, ये इन या फिर वार्ड कार्यालय का जो भी आपके वार्ड होगा, ग्राम पंचायत होगा, वहां से भी सर्टिफाइड आपको किया जा सकता है विवाह के लिए। तो इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है कि किसी का शादी 10 साल 20 साल पहले हुआ है तो लोग कहाँ से लेके आएंगे, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपके पास राशन कार्ड है, मतदाता पत्र है, नहीं तो आपके वार्ड के जो कार्यालय है, जैसे वार्ड कार्यालय, ग्राम पंचायत या जो भी है पार्षद यहाँ पे है ना, वहां पे जाकर आप अपना विवाह प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। उसकी भी एक फॉर्मेट आ चुकी है, ठीक है। आपको मैं ज्यादा होगा तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा लेटर का, ठीक है। उसके बाद एक और अपडेट आज मिला है कि ये यदि हितग्राही का के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो उनको राशन कार्ड जमा करना अनिवार्य होगा। ये एक नया अपडेट था जो आज की डेट में आया है, ठीक है, जो आज की डेट में आया है, ये एक नया चीज था इसमें। अब चलते हैं आगे की और क्या क्या चीजें इसमें नई नई ऐड की गई है। दूसरा है आवश्यक दस्तावेज में विधवा होने की स्थिति पर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा, किसका, पति का, अपना नहीं, ठीक है। यदि विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको देना होगा, ये लगभग सभी के पास रहता है, ठीक है, ये लगभग सभी के पास रहता है। इसलिए क्योंकि जब तक आप अपने पति का मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं दोगे, आपके उसके बैंक पैसे को आप नहीं रख सकते, उसके जो नाम पे जब जमीन जायदाद है उसको आप अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसलिए सबके पास उसका विवाह, सबके पास अपने पति का, यदि किसी की पति की मृत्यु हो चुकी है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र होना ही होना और होगा ही। परित्यक्ता की होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी चलेगा, यदि कोई परित्यक्ता है तब की स्थिति में। जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपके 10वीं 12वीं की अंक सूची, ठीक है, या फिर स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता सूची, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई एक होनी चाहिए, ठीक है। आपका जन्म हुआ है तो इसके लिए या तो आप पढ़े लिखे तो आपके पास 10th होगा, 12th होगा, ठीक है, वहां से आप देख लीजिए। या फिर स्थानांतरण प्रमाण पत्र मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, पैन कार्ड में लिखा रहता है, मतदाता परिचय पत्र हो गया, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई एक होगा तो आपके जन्म प्रमाण पत्र की पुष्टि की जा सकेगी। प्राप्त हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डीबीटी होगा ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, सॉरी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर या फिर बेनिफिट ट्रांसफर जो भी होगा, ये आपके बैंक और बैंक खाता और उसकी पासबुक की छाया प्रति लगेगी, मतलब इसका फोटो कॉपी। स्व घोषणा सफर पत्र एक घोषणा होगा जिसमें आपको कुछ नियम कानून लिखे रहेंगे कि जो मेरे द्वारा दिया गया जानकारी वो बिल्कुल सही है, अगर कुछ गलत पाता है तो इसके लिए स्वयं मैं जिम्मेदार रहूंगी, ऐसा एक घोषणा पत्र होता है, वो आपको भरकर देना होगा, ठीक है। अब आवेदन के साथ संलग्न किए जाने कुछ और दस्तावेज हैं, जिसको मैं दो बार कर दी हूँ, 2 बार हो गया, ठीक है भैया।
निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात कुछ कार्रवाई की जाएंगी। आपत्तियों का निराकरण पश्चात अंतिम सूची जारी किया जाएगा। जितना भी आवेदन आएगा उसको ऑनलाइन पोर्टल में हो या फिर ऑफलाइन भरे होंगे, तो सबको एक पोर्टल में एंट्री करने के बाद एक आपको आपत्ति के लिए अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी, वार्डवार, ग्राम पंचायत वार, आंगनबाड़ी वार, जैसा आपका है। ठीक है, तो पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र ग्राम सचिव या फिर वार्ड प्रभारी द्वारा जारी की जाएगी। याद रखिएगा, पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र ग्राम सचिव या फिर वार्ड प्रभारी द्वारा जारी किया जाएगा। यह सूची पोर्टल पर भी प्रदर्शित होगी। ठीक है, यदि आप फॉर्म भरे तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है कि नहीं। देखिए, फॉर्म भरना अलग बात होता है, उस फॉर्म को एक्सेप्ट करना अलग बात होता है। आपने फॉर्म तो भर लिया, यदि कुछ दिक्कतें होंगी तो उसमें आपको कुछ आपत्ति आएंगी, और नहीं होगी तो आपको एक सर्टिफिकेट या फिर आपको एक स्वीकृति प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि हाँ आप इसके लिए पात्र हैं, अगले महीने से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ लिखा के उसमें आना चालू हो जाएगा। हितग्राही को राशि का भुगतान, पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी आधारित, मतलब आपके खाते में जो भी बैंक का खाता होगा, इसमें यदि आधार लिंक है, वैसे सभी में आधार लिंक रहता है, तो किसी एक में भेज जाता है। मूलतः यह होता है कि जो पहले जिसमें लिंक रहता है आधार नंबर, है ना, वहां पहले पैसा पहुंचता है। नियमित परीक्षण और सत्यापन, ये उन लोगों के लिए है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। आपत्ति निराकरण समिति द्वारा भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका जांच किया जाएगा। ठीक है, यदि कोई गलत सलत डाटा भर दिया है या फिर झूठ बोलकर पैसा लेना चाहते हैं, तब की स्थिति में जांच में अपात्र होने की दशा में संबंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन, मतलब उसी सूची से उसके नाम को काट दिया जाएगा। जांच में पाया जाता है कि आप फर्जी तरीके से किए, यदि आपके घर में कोई नौकरी पर है या फिर कोई आप ही खुद बहुत पैसा कमा रहे हैं, तब की स्थिति में भी, ठीक है, ये विलोपन कर दिया। ऊपर जितने हमने नियम पढ़े हैं ना पात्र वाला, यदि उसमें से कोई अगर पकड़े गए, ठीक है, तो ये विलोपन हो जाएगा, आपका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। भुगतान की गई राशि की वसूली कार्रवाई की जाएगी। मान लेते हैं यदि आपको भुगतान कर दिया गया है 1 महीने का, और बाद में पता किया कि आप उनको शासन को चीट किए हैं, है ना, नियम के विरुद्ध जाकर आपने पैसा प्राप्त किया है, तब की स्थिति में आपसे पैसा वसूली योग्य होगी, ऐसा नियम कानून कह रहा है। ठीक है, ऐसा नियम कानून कह रहा है। उपरोक्त स्थिति में नाम विलोपन कार्रवाई ग्राम पंचायत सचिव या फिर वार्ड का प्रभारी द्वारा किया जाएगा। मृतक हितग्राही का नाम भी समय समय पर जानकारी प्राप्त होने पर सत्यापन पश्चात विलोपित किया गया। जैसे कि अभी किसी ने अपना नाम सूची में डलवाया, पात्र भी होगा, पैसा भी मिलना चालू हो गया, लेकिन कल चल के 1 आध महीने बाद यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो समय के पश्चात, है ना, उसकी जांच होगी और उसके खाते से वह या फिर उसको पैसा भेजना बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इनका कहना है। बाकी ये चीज आपके काम का नहीं है ना। अब नोडल अधिकारी देख लीजिए, ये कभी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग होंगे। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर होंगे। कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत और शहरी क्षेत्र के लिए आयुक्त, नगर निगम नगरीय निकाय सहायक नोडल अधिकारी होंगे। ठीक है, एक नोडल अधिकारी होगा जिला कलेक्टर और सहायक नोडल अधिकारी होगा आपका ग्राम पंचायत के लिए ZPCO, मतलब मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, और नगर निगम के लिए आयुक्त नगर निगम होगा। ठीक है, इस योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका और कुछ जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकती है। ये देखिए, ये महिलाओं के लिए ज्यादा उचित है, देख लीजिए। योजना अंतर्गत जिलों का निर्देश जारी किया गया है 2/2/2024 को। ठीक है, महतारी वंदन सॉफ्टवेयर के लिए 4/4, ये आपके जानने लायक नहीं है, बस ये जान लीजिए पंजीयन होगा 5/2/2024 से। ठीक है, और अंतिम तारीख है 20/2/2024, बस ये आपके जानने लायक है, IMP है ये, तो जान लीजिए। ठीक है, अंतिम सूची का प्रकाशन होगा 21 रोज, जस्ट एक दिन बाद आपके अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। अनंतिम सूची पर आप जो आपत्ति है वो 21 से 5, मतलब 5 दिन का समय होगा अगर किसी को आपत्ति है तब की स्थिति में। अब ये सब छोड़िए, हमको देखना है सीधा 8 तारीख को पैसा मिलेगा, है ना, 8 तारीख को पहला किस्त मिल जाएगा। तो 2 डेट याद रखिए, पहला है कि 5 तारीख से भराना चालू होगा फॉर्म, 20 तारीख तक चलेगा और 8 तारीख को हमको पैसा मिल जाएगा। लेकिन यदि अगर आप अपात्र नहीं हुए तब की स्थिति में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने चर्चा किया महतारी वंदन योजना के बारे में। कमेंट पर जरूर लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।